चलिए, एक किनका क्वेश्चन था कि सर सीन और ट्रांस समझा दीजिए। केशव सेन, अच्छा मानस, ओके, बहुत आसान है। यहाँ देखिए B1 B2 B3 B4 एंड ये हो गया B5, ये हो गया B6। ये बताइए B5 कैसे है? B5 क्या अगर मेरा B1 B2 B3 B4 ऑल फोर आर इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन, तो B5 क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड प्लेन, ऐसे है ना? तो ये तो बिल्कुल, ये तो यहां से ही समझ में आ रहा है कि इस बोलिए यहां पे देखने से लगेगा कि सर B1 और B5 ज्यादा क्लोज है, ये दूर है, बट एक ऐसा है क्या? या यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है। और कल मैथमेटिकली मैं प्रूफ किया था कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है तो ए भी डिस्टेंस ए ही हो जाता है, राइट? तो जो हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल रहे हैं, तो अगर साइड लेंथ के डिस्टेंस पे जो रहेगा, मैथमेटिकली ऐसे आप इसको एक लाइन लिख सकते हैं कि जो साइड, अब सारा बात को लैंग्वेज नहीं दे सकते, एकदम शॉर्टकट में खुद ही लिख लीजिए कि जो साइड लेंथ के डिस्टेंस पर रहेगा उसको सीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीन। फॉर एग्जांपल देखिए B1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो B1 के रेस्पेक्ट में B3 किस पोजीशन पे है? सर जस्ट एंटी है, डायगोनल पे है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। अरे तो पता है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेरा आएगा, इसका मतलब एक पंथ दो काज हो जाएगा। और B1 के रेस्पेक्ट में B2 B4 B5 और B6 कितना डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है। इसका मतलब किसी एक को भी अगर लेते हैं तो उसके लिए एंटी पोजीशन डायगोनल पे उसका जस्ट अपोजिट एक ही रहेगा, बाकी उसका कितना डिस्टेंस पर रहेगा? साइड लेंथ के डिस्टेंस पर रहेगा। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में साइड लेंथ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा B5 के रेस्पेक्ट में बात कीजिए, तो B5 को आप माइंड में रख रहे हैं, तो B6 किस पोजीशन पे रहेगा? सर जस्ट ट्रांस पोजीशन पे रहेगा। बट व्हाट अबाउट B1 B2 B3 B4? सीन, क्योंकि सीस नहीं बोलते हैं, अगर सीस भी बोलेंगे तो रॉन्गली बट करेक्ट हो, बट इसको हम लोग सीन बोलते हैं। सेम साइड को, सेम साइड को क्या बोलते हैं? सीन पोजीशन। आप सुने होंगे रिएक्शन में सीन एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन रिएक्शन, राइट? सीन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, तो वो वाला सीन, सेम साइड। तो ये रहेगा B1 B2 B3 B4, ये कौन सा पोजीशन रहेगा? सीन। तो क्या 1 by 1 सबको लेने का रिक्वायरमेंट है, या अब आपको समझ में आ गया? तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया है, राइट? चलिए अब इसमें नोट करके, अब मैं आपको सीन और ट्रांस इसमें समझा चुका हूं, तो पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट बोलिए ऑक्टाहेड्रल कैसा ज्योमेट्री? अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? देखिए, सिंस ऑक्टाहेड्रल इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, सिंस ऑक्टाहेड्रल इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, therefore if only one lone pair present, therefore if only one lone pair present, अब एक मिनट रुकिए, टेट्राहेड्रल कैसा ज्योमेट्री? लिखना नहीं है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल। तो टेट्राहेड्रल में अगर ओनली वन लोन पेयर रहेगा तो कहां रखते हैं? सर एनीवेयर, राइट? वैसे ही ऑक्टाहेड्रल इज ऑल्सो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, बट टेट्राहेड्रल में किसी से डिस्टेंस कम या ज्यादा, या चारों में से कोई भी दो लीजिएगा तो सेम डिस्टेंस, तो वो एक्चुअली इससे भी ज्यादा सिमेट्रिकल था, किसी से भी डिस्टेंस। तो टेट्राहेड्रल में मैंने ऐसा बात किया क्या? ट्रांस और एंटी ट्रांस या सीन नहीं किया। क्यों नहीं किया था? क्योंकि सर वहां पे रास्ता ही नहीं था। अगर मेरा ए सेंट्रल एटम रहता है B1 B2 B3, इन केस ऑफ CH4 कार्बन अगर सेंटर में है तो 4 हाइड्रोजन है, तो किसी भी 2 हाइड्रोजन का डिस्टेंस कम और ज्यादा बोल सकते हैं, या सबका डिस्टेंस वहां पे सेम था? सबका यहाँ पे डिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट दिस? एसिमेट्रिकल होते हुए भी इसमें एक चीज अलग है। बोलिए क्या?
सर यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस है, एक डायगोनल है, एक अलोंग द साइड लेंथ है। तो अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट देन दैट लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब 6 पोजीशन में से कहीं भी। लिखे क्या लिख रहे थे? इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट देन दैट लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड at any position out of 6, at any position out of 6. If only one lone pair present, then that lone pair can be placed at any position out of 6. Second point, if 2 lone pair present और ब्रैकेट में लिखिए इस हाइब्रिडाइजेशन में जितना भी आप एग्जाम्पल लीजिएगा मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर आपको मिलेगा। फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन जो आपका सिलेबस का पार्ट है तो 2 लोन पेयर बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम इसमें 2 ही लोन पेयर देखा गया है। हो सकता है कि अगर थर्ड मिले तो मेरा एक कलेक्शन हो जाएगा, बट मैक्सिमम 2 रहेगा। तो ब्रैकेट लिखिए मैक्सिमम 2 लोन पेयर। इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट, अब ब्रैकेट लिखना है मैक्सिमम 2 लोन पेयर, देन बोलिए आप खुद बताइए आगे का लाइन, दोनों लोन पेयर को कम डिस्टेंस पे रखेंगे या ज्यादा डिस्टेंस पे अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। देन बोथ लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन टू ईच अदर। Then both lone pairs should be placed at transposition to each other. अब 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अगर आपसे कोई पूछेगा सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2 टाइप का हो गया ना, सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, और एक हो गया पाई बॉन्ड पेयर एंड पाई बॉन्ड पेयर। किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है? सिग्मा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है, इसका मतलब टाइटली बॉन्डेड का मतलब क्या? वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इंटरेक्टेड है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है उसका मतलब है कि उसका वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके कारण वहां पर रिपल्सन कम होगा। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कम तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा। तो आपसे कोई पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, अब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्सन, किसका रिपल्सन ज्यादा रहेगा? पाई का ना रिपल्सन। सिग्मा बॉन्ड पेयर तो खुद के 2 न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है, तो न्यूक्लियस का एंजॉय ज्यादा कर रहा है तो अवेलेबल कम है रिपल्सन के लिए। न्यूक्लियस के साथ ज्यादा इंटरेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन, माइंड में लाइए, आप एक रूल जानते होंगे फजल्स रूल और सुने भी होंगे। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, राइट। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो खुद के न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, और आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो खुद के न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड है। तो लूजली बॉन्डेड रहेगा तो उसका पाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इसका मतलब है उसके दूसरे के साथ रिपल्सन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो उसमें डिस्टॉर्शन होने का चांस, डिफॉर्म होने का, शेप का डिफॉर्म होने का चांस ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और पाई बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर में किसका रिपल्सन ज़्यादा? लिख लीजिए कहीं पे कॉर्नर में, पाई बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब 1 मिनट यहां सुनिएगा स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया गया, किसी मॉलिक्यूल का उसमें पाई बॉन्ड दिखाकर दिया गया और तब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तब तो वहाँ पे आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकाल लिए
तो अगर दो पाई बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड है, तो टू डबल बॉन्ड है, सेंट्रल एटम के साथ अगर दो अलग अलग एटम डबल बॉन्ड बनाया है, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड तो रहेगा ही। तो दोनों पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, सेम साइड में रखेंगे, कम डिस्टेंस पे या ज़्यादा डिस्टेंस पे? ज़्यादा डिस्टेंस पे। एक पॉइंट हो गया ये। इफ टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, if two double bond are present, then both double bond should be placed at transposition to each other, at transposition to each other. एक और पॉइंट, इफ वन लोन पेयर एंड वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इफ वन लोन पेयर एंड वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो बोलिए एक लोन पेयर रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। इसका मतलब लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन को का रिपल्सन को हम लोग कम करेंगे। कम करने का तरीका क्या हो सकता है कि दोनों को ट्रांस पे रखें। तो इफ वन लोन पेयर एंड वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, then lone pair and double bond should be present at transposition. If one lone pair and one double bond present, then lone pair and double bond should be present at transposition. चलिए, ट्रांस बोल रहे हैं, ट्रांस। और लोन पेयर ऑफ पाई क्लाउड रहेगा, तो लोन पेयर ऑफ पाई क्लाउड को आप नज़दीक रहना चाहेंगे या दूर, अकॉर्डिंग टू VS-EPR थ्योरी। VS-EPR थ्योरी का मेन सेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन को कम करें, राइट। तो सबसे आसान एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। SF6, इसका हाइड्रोजन बताइए फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच वन इज द सेंट्रल टर्म? सल्फर। तो 48 हो गया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? 6। लोन पेयर 0 आया होगा, राइट। 21 का लोन पेयर 0 पूरे मॉलिक्यूल का या सेंट्रल टर्म का। और स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 6। हाइड्रोजन क्या रहेगा? sp3d2। बोलिए, ज्योमेट्री तो फिक्स है स्टूडेंट, ज्योमेट्री क्या बोलिएगा? ऑक्टाहेड्रल। देखिए sp3d2 के लिए टेक्निकली ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छा बोलना रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप? देखिए शेप जब हम लोग बोलते हैं तो जो आसपास जो आप देखते हैं उससे कोरिलेट करते हैं, राइट। तो शेप सर, एक तो ऊपर पिरामिड रहेगा, लेकिन पिरामिड का बेस स्क्वायर है तो इसका नाम रहेगा स्क्वायर पिरामिडल, और एक नीचे भी तो पिरामिड रहेगा तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए बार बार मैं इस बात का रिमाइंडर कर रहा हूँ कि इस पर 41 मार्क्स में किसी को IIT कानपुर में मिल गया है जो ST कैटेगरी के हैं। तो जो अगर कैटेगरी से हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा IIT में पहुंच जाइएगा। 32 तो 41 मार्क्स, 40 तो खाली चाहेंगे तो केमिस्ट्री से ले आएंगे। क्या बोले? देखिए इस बात पे हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट जो भी बिलोंग करे, जो मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, तो एक्चुअल में बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, उसके कारण वो डर जाते हैं।
अब थोड़ा सा एफर्ट, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाइए। जितना पढ़ा देंगे उतना कॉन्सेप्ट लेके ओनली वन ऑप्शन का भी क्वेश्चन में टिक लगा के आ जाएगा, लाइफ बन गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाइएगा तो ऐसा सिस्टम है कि आप न चाहते हुए भी उसमें अगर इन कर गए तो आपको ऐसे घुमाकर फिर एक बढ़िया क्वालिटी का इंसान बना के निकाल देगा, हार्ड वर्किंग। तो वहाँ पे जाने के बाद इतने इंडिया के सारे क्रीम ब्रेन के साथ आप रहिएगा, तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। 70 मार्क्स लाइएगा तो 70 आउट ऑफ 300 NIT सिल्चर मिल जाता है। क्या बोले? मैं तो पहले ही बोला कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना कि डिबेट कर रहा था कि मैं किसके पक्ष में हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे काम है एज ए टीचर चीज़ों बातों को बताना, इन्फॉर्म करना, डिबेट करना नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि सर जनरल कैटेगरी का इतना हाई कट ऑफ रहता है, आप पढ़ना शुरू कीजिए ना। आपको एक सीट से मतलब है, इसका मतलब आप दिमाग में ये ला कि सर मेरा क्या होगा, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि कम मेहनत करना चाह रहे हैं अंदर से। डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करा, मैं यही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। डू वर्क हार्ड 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और आप सोचिएगा अच्छा हार्ड वर्क करेंगे तो मेरा तो इतना दिमाग है उसमें से थोड़ा खर्च हो जाएगा, बचा के रखते हैं। किसका? नीट का। इस बार तो 500 प्लस ही गया है। नहीं देखिए, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। एक ऐसा टाइम था कि 420 पे MBBS मिलता था यहाँ पे नीट में, पता है 420। ये ऑल ऑफ सडन कम जंप हुआ 2018 से। जैसे यहाँ पे जाके देखिएगा तो एक स्टूडेंट है मेरा, उनका 495 ऐसा कुछ मार्क्स है, नम्रता गोस्वामी, तो उनको अभी GM से पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ रहा है। आप ये इमेजिन कीजिए कि 530 से 540 के बीच में अगर पटना जाइएगा तो बंडल ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, एक दो नहीं। मतलब वहाँ पे कितना, यहाँ पे भी अभी भी कॉम्पिटिशन कम है, बहुत हाई कॉम्पिटिशन रहता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे 500 प्लस बोलिएगा तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तीर मार दिए। 600 प्लस अगर लाए हैं तब आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए जैसा माहौल है वैसा काम कर लीजिए। इसलिए ये सब अभी नहीं सोचना है। और सबसे बड़ी बात है कि नीट का पेपर देखता हूँ, अभी मैं बोलते कि सर आप पढ़े हुए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ से पहले मेंटली स्ट्रांग होना है कि मुझे ये काम करना है तो यही काम करेंगे। कैसे नहीं आएगा, कितना आसान क्वेश्चन आता है। फिजिक्स का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो सर नहीं बहुत तो टफ है। आपने फिजिक्स को उस एंगल से पढ़ा क्या? फिजिक्स को समझा ही नहीं। केमिस्ट्री सोच रहे थे रट कर पास हो जाएंगे, रटने वाला सब्जेक्ट है पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर को छोड़कर रीजनिंग जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है और कितना कॉन्सेप्चुअल है। इसलिए रटने वाला सब्जेक्ट था ही नहीं। अब थोड़ा सा मिसगाइड भी लोग कर देते हैं। 80% स्टूडेंट को तो मिसगाइड करते हैं कि बस NCERT पढ़ लो, बोर्ड के लिए पहले काम कर लो। बेचारा 2 साल बर्बाद हो जाता है, वो क्या करेगा? 80% स्टूडेंट का कितना परसेंट कैटलिस्ट में आते हैं? कैटलिस्ट में अगर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तो कितना बैच बन जाता। लेकिन जो आते हैं तो जिनको पता है तो उनको सही से होते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर, 11th में जो ज्वाइन करता है सबका होता है? सबका नहीं होता है, बट सब कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और एक बार ड्रॉप देगा ना तो कमाल कर देगा, क्योंकि वो उसको सब कुछ पता होता है। इतना पढ़ाता हूँ, कभी 12th का क्लास में ऑर्गेनिक में ज्वाइन करके जैसे देखे होंगे कितना रिएक्शन पढ़ाते हैं। नहीं तो बोलिएगा एक आध प्ले लिस्ट फाइल भेज देंगे। मैकेनिज्म में पढ़ाते हैं तो कितना डेप्थ में पढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। XCF4 फास्ट, इसका निकालिए तो। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना है? 36। डायरेक्ट लोन पेयर बताइए।
ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, स्टेरिक नंबर हो गया 6। ओके, मेरे पास कितना पोजीशन है सर? 6 पोजीशन है। तो लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर को कहाँ रखा जाए? फर्स्ट लोन पेयर, मैंने ये नहीं बताया था कि फर्स्ट लोन पेयर को ऊपर और नीचे, मैं बोला था फर्स्ट लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, राइट। मान लेते हैं कि ये एक फर्स्ट लोन पेयर यहाँ रख दिया, तो सेकेंड लोन पेयर फिर कहाँ रखेंगे? सेकेंड लोन पेयर के बारे में बोल रहा था, इसके ट्रांस। तो यहाँ पर रहेगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, राइट। तो अब बोलिए ज्योमेट्री क्या? ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप? शेप के टाइम पे लोन पेयर को हाइड करते हैं, और लोन पेयर को हाइड करने के बाद इस सेंट्रल एटम के एटम अराउंड जो एटम का अरेंजमेंट रहता है, तो एटम कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनार। तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनार। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? 90 रहेगा। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। लेकिन आपके कोई फ्रेंड अगर एक लोन पेयर को यहाँ रख दिए, तब क्या रॉन्ग हो जाएगा? तो दूसरा लोन पेयर यहाँ रखेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मेरा, राइट। तो अभी तो इसका शेप क्या रहेगा? मैंने ये बोला था ना कि मैंने ये नहीं बोला था कि स्क्वायर को बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में ही रखना है, मैंने बोला था स्क्वायर होना चाहिए, तो अभी भी स्क्वायर है। तो ये ज़्यादा करेक्ट या ज़्यादा करेक्ट? ये बोथ आर इक्वली करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अब लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, XeOF4, XeOF4। टोटल विच वन इज द सेंट्रल एटम? जेनन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 5। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 40। लोन पेयर कितना? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? पाई बॉन्ड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो जेनन सेंट्रल एटम का, तो जेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 रहेगा, तो 6 - 5 = 1, राइट। आपके पास यहाँ देखिए 6 पोजीशन है। अगर लोन पेयर को यहाँ रख दिए तो ऑक्सीजन को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि अगर इफ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट, तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड बोथ शुड बी प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन, ठीक है। क्योंकि पाई बॉन्ड तो फ्लोरीन को देंगे नहीं, पाई बॉन्ड किसे देंगे? ऑक्सीजन को। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो अब बताइए व्हाट अबाउट, इसका ज्योमेट्री तो बार बार नहीं बोलूंगा, ज्योमेट्री तो फिक्स हो गया ना, बट व्हाट अबाउट शेप? बाई पिरामिडल या पिरामिडल? क्योंकि इसको हाइड कर देंगे, तो लिखिए शेप इज अ स्क्वायर पिरामिडल। चलिए फर्स्ट, एक्चुअली इसे बोलते हैं परजेनिक एसिड। कैसे हम लोग बोलते थे? पर क्लोरिक एसिड। इन सिमिलर फैशन परजेनिक एसिड।
चलिए आप लोग डायरेक्ट मुझे कंक्लूजन बताइए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और लोन पेयर कितना? 0 है, राइट। स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, राइट। तो जेनन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 8 होना चाहिए, +8। 8 है, +8 है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आता है आप लोग को? तो जेनन का बाई मान लीजिए, तो +8 आ रहा है, तो 8 - 6 2। तो अगर 2 पाई बॉन्ड था तो उसको दोनों पाई बॉन्ड को कैसे रखते थे? इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन सेम साइड में, साइड अलोंग द साइड या अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल को ही ट्रांसपोजिशन बोले हैं, राइट। तो अगर एक यहाँ पे बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे सर हो जाएगा O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे जो 4 निगेटिव था, नहीं लेता कि सर 4 निगेटिव यहाँ रहा होगा ऑक्सीजन पे, राइट। क्योंकि देखिए एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ से यहाँ में हम लोग 4H+ यहाँ से रिलीज किए होंगे, तो जो H रहा होगा वो ऑक्सीजन से ही तो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। कौन सा ऑक्सीजन से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, राइट। तो इसको मैं दिखाया। तो इसका ज्योमेट्री और शेप अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो जो ज्योमेट्री रहेगा वही क्या नहीं, लेकिन शेप के टाइम पे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्क्वायर बाई पिरामिड बोलिए कीजिए। ज्योमेट्री के लिए क्या बोलिए? ऑक्टाहेड्रल। शेप के लिए क्या बोलिए? स्क्वायर बाई पिरामिडल, करेक्ट। अब लिखिए, तो मुझे लगता है कि sp3d2 का कोई भी अगर आएगा, हर डिफरेंट टाइप का मैंने लिया। 2 डबल बॉन्ड है तो कैसे होगा, 2 लोन पेयर है तो कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। तो इसमें शेप यही मिल रहा है ना, स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर प्लेनार। वो भी ले रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या था कि उसके अभी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेप कितना डिफरेंट टाइप का इसमें वेरिएशन मिला। मुझे तो लग रहा है कि शेप के लिए स्क्वायर, ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री फिक्स है। शेप के लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर, इसी टाइप का तो है, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब मैक्सिमम लोन पेयर कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर लोन पेयर आ भी रहा है तो मैक्सिमम लोन पेयर 2, राइट। लिखिए sp3d3, हाँ हाइड्रोजन का तो एग्जाम्पल में लिए ही नहीं थे, राइट, पहला बात, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, ये तो जस्ट आपको समझा रहे थे कि ये कहाँ से बना है आयन, लेकिन फिर भी अगर आप बोले कि सर अगर ए स्ट्रक्चर रहता, तो ए स्ट्रक्चर रहता, पॉइंट नोटेड, ए स्ट्रक्चर रहता तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम 2 हो जाता? सेंट्रल एटम एक ही रहता या 2 रहता? एक जेनर रहता, एक ऑक्सीजन रहता। क्या एक ही सेंट्रल एटम से सारा अटैच रहता या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच रहता? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो उस केस में फिर हम लोग को ये जानना पड़ेगा, नहीं ऐसे। तो सर इस टाइप का सिचुएशन में फिर कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप को पहले ही बोल चुका हूं कि जहाँ पे सेंट्रल एटम मोर देन 1 रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रक्चर शुड बी नोन। स्ट्रक्चर आपके नॉलेज में रहना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। हाँ, यहाँ पे तो बोल सकते हैं, यहाँ भी हम लोग बोल सकते थे कि सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द सेंट्रल एटम। तो ठीक है, जेनन सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम, डायरेक्ट ऐसा भी देते तो। अब फिर इसमें एक और मैं आपको ट्रिक दे देता कि अगर कहीं पे ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही अटैच रहता है। किसे अटैच रहता है? लेकिन इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी लाइक H3PO2। एग्जाम्पल है ना मेरे पास, H3PO2 या H3PO3। तो H3PO3 का सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है क्या? नहीं है। और लास्टली आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जिसका आप आंसर दे सकते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि सर उल्टा पुल्टा आ जाएगा तो क्या करेंगे।
तो आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। हाइब्रिडेशन और एमओटी में क्या उल्टा पुल्टा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है। इतना काफ़ी है। चलिए sp3d3, sp3d3, तो यहाँ पे D का कौन कौन सा ऑर्बिटल कल के क्लास में बता दिया था, dxy, dyz और यहाँ पे dzx। तो यहाँ पे कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, हमें हाइब्रिड 7 ना, 1 3 3 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि सर चलिए, अगर मेरा रेगुलर पेंटागन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी जो दो है वो कैसे रहेगा, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और अगर अबव द प्लेन है, यहाँ देखिए अबव द प्लेन है, तो इसको हर कॉर्नर से अगर मिला देते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, पिरामिड। बट पिरामिड का नाम होता है उसके बेस के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलिएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। तो एक पिरामिड या दो रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ जानने का रिक्वायरमेंट आपको अभी नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, IF7, ये भी एग्जाम्पल आया हुआ है, IF7। बोलिए IF7 में विच वन शुड बी द सेंट्रल एटम, आयोडीन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 7। और टोटल नंबर ऑफ बात मत कीजिए, यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 56 है। 56 कैसे हुआ पता है, 1 हैलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल कितना हैलोजन है, 8, 7 है फ्लोरीन, 1 है आयोडीन, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया 7 × 8 इक्वल टू 56, राइट। और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के लिए 56 माइनस 7 × 8 हो जाएगा, राइट। तो 0 हो गया, लोन पेयर 0। अस्टेरिक नंबर 7। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो फिक्स ही है, क्या रहेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बोले व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल, आई थिंक बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड 72 डिग्री, राइट। ए 90 और ए कितना, तो हम बचपन में पढ़ते थे कि रेगुलर पेंटागन है या रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर जितना ट्रायंगल बनाएगा उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ए एंगल तो 360 डिवाइडेड बाई 5, 72 ही ना। इसलिए बॉन्ड एंगल का यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ओनली 90 या 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, करेक्ट। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। चलिए आप सब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, XCF6, दिस वाज XCF6।
स्टेरिक नंबर 7 ही आया होगा। ओके, और लोन पेयर 1 आया होगा, राइट। मुझे लगता है कि आप में से 80% लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे, राइट। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा है। ज्योमेट्री तो पता ही है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और शेप के लिए बोलिएगा पेंटागोनल पिरामिडल, बट एक गलत है। अब यहाँ देखिए, ये लोन पेयर कहाँ पे है वो बताइए तो। ये ऐसे है, इस लोन पेयर से हर बॉन्ड का सेम डिस्टेंस, इस लोन पेयर से हर बॉन्ड का क्या है, सिर्फ इसे छोड़कर सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग जो भी ज्योमेट्री डेवलप किया गया है या अरेंजमेंट, वो हम लोग डेवलप किया है या सेट ऑफ रूल VSEPR थ्योरी है। अब VSEPR थ्योरी नहीं तो कंपाउंड तो खुद से बना होगा ना, ऐसा थोड़े होता है कि 2 एटम को लाके हम लोग बना रहे हैं। उतना माइक्रो लेवल पे काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन या मैकेनिज्म क्या होता है, चीज़ें पहले हो चुका होता है, उसी को करेक्टली एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और अगर सिचुएशन ऐसा बनाया जाए कि एक लोन पेयर यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हम लोग पास ओनली 1 लोन पेयर ही है, तो देखिए आपको नहीं लगता कि इस लोन पेयर का बाकी 2 बॉन्ड से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों से, राइट। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी एक होगा, ये ज़्यादा करेक्ट है। इसका मतलब सर, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को सीखने को ये मिला कि अगर ओनली 1 लोन पेयर रहेगा फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन, तो उस लोन पेयर को इस लीनियर पोजीशन पे बैठाएंगे या पेंटागोनल को वन ऑफ द कॉर्नर पे, पेंटागोनल के। सिर्फ यहाँ पे इस एग्जांपल के नहीं, जनरलाइज हो गया ना कि हाइब्रिडेशन इज sp3d3 एंड ओनली 1 लोन पेयर प्रेजेंट, देन दैट लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड इन दिस एक्सियल लाइन या ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेंटागन, ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेंटागन। कोई पूछेगा क्यों, एक लाइन का आंसर है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, करेक्ट। तो उसको कहीं पे नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या सिखाया। मैंने बोला कि इफ ओनली 1 लोन पेयर प्रेजेंट फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, राइट, देन दैट लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट दिस पोजीशन। एक लाइन का हो गया ना, इट इज काइंड ऑफ एक्सियल, तो एट along एक्सियल पोजीशन या ऑन द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ पेंटागन। पेंटागन है तो कहाँ पे बैठाएंगे, पेंटागन के कॉर्नर पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, करेक्ट। इसको लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब लॉजिक है, अगर 2 लोन पेयर रहेगा, अगर 2 लोन पेयर रहेगा तब तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही रहेगा, तब यहाँ और यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, हर हाइब्रिडाइजेशन, ईच हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एक ज्योमेट्री है जिसको फ्रीज कर दिया गया है। अब देखिए शेप के टाइम पे क्या बोलिएगा, एक अलग डायग्राम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, शेप के टाइम पे हम लोग लोन पेयर को भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो 4 फ्लोरीन है, तो जब 4 फ्लोरीन को मिला दिए तो नहीं, तो इट इज काइंड ऑफ 4 साइडेड, बट रेगुलर है इरेगुलर, इज इट काइंड ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, इट इज नॉट द काइंड ऑफ रेक्टेंगल, इसको सिर्फ ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, मतलब 4 साइडेड, राइट। तो ऐसा बेस
जो 4 साइडेड है, देखिए अगर बिल्कुल स्क्वायर रहेगा तब ऊपर और नीचे है और ऊपर वाले के हर कॉर्नर से मिलाइएगा तो इसलिए बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल टाइप का आपको दिखेगा, जस्ट लाइक डायमंड, ऑक्टाहेड्रल टाइप का। बट यहाँ पे इससे अगर मिलाएंगे तो नो डाउट ऊपर अभी भी 4 प्लेन बनेगा और नीचे से अगर मिलाइएगा तो अभी भी 4 प्लेन बनेगा, राइट। बट ये क्या है, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टाइप का लगेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टा। 4 प्लेन ऊपर भी है, 4 प्लेन नीचे भी है, तो 8 प्लेन है, पर वो सिमेट्रिकल प्लेन है या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, डिस्टॉर्टेड। तो इसका शेप के लिए क्या बोलिएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप के लिए लिख लीजिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए इनका क्वेश्चन है कि सर लोन पेयर अगर प्लेन में रहेगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 72 ही रहेगा या उससे कम, थोड़ा कम हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, राइट। हाँ तो थोड़ा 72 से लेस देन 72 रहेगा। हाँ ऑलवेज होगा। ये देखिए शेप तो डिस्टॉर्टेड इसलिए होगा, खुद देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का आपका बना हुआ है 4 साइडेड, तो क्या बोलिएगा, रेक्टेंगल बोलिएगा, स्क्वायर बोलिएगा, कुछ तो बोलने के अभी कंडीशन में है नहीं, जस्ट पता है कि 4 साइडेड है। और ऐसे कर दिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, कितना प्लेन बना, फर्स्ट 4 और नीचे भी ऐसा 4 प्लेन, 8 प्लेन तो मिला है, बट वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब बिगड़ा हुआ, डिस्टॉर्टेड का मतलब वही हुआ ना कि पहले सिमेट्रिकल बनाया उसको हैमरिंग कर दिए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ओनली 1 लोन पेयर रहेगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑलवेज, इस हार्डसन के लिए ऑलवेज हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और लास्टली कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे। आपका नीट का क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, जो अरिहंत का मैं दिखाया था, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप एमओटी और हार्डसन का, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का जितना भी क्वेश्चन है उसको ऐसे करके दिया रहता है, VBT समथिंग लाइक बांट कर, वो अभी ही बनाते चलिएगा। असाइनमेंट का 10 क्वेश्चन रह जाए कोई बात नहीं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। और अरिहंत में एक खासियत यह है कि इंडिया का जितना भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है सबका क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहता है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। हाँ देखिए एक स्टूडेंट ऑनलाइन में है, वो पूछ रहे हैं कि इस केस में sp3d3 में अगर लोन पेयर 2 रहेगा तो बताइए, आप खुद बताइए इसका आंसर कि लोन पेयर 2 रहेगा तो उस लोन पेयर 2 लोन पेयर को आप कम डिस्टेंस पे रखना पसंद करेंगे या ज़्यादा डिस्टेंस। तो आपके पास 7 पोजीशन है ना sp3d3 में, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन, हाउ मेनी पोजीशन, डिफरेंट टाइप नहीं, हाउ मेनी पोजीशन। एक तो है पेंटागोन का कॉर्नर और दूसरा है एकदम बिल्कुल ट्रांसपोजिशन। तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, मुझे तो लगता है कि ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि ट्रांस ही रहेगा। तो जब आपको पता ही है कि सबसे 2 पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है वो एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, तो दोनों 2 लोन पे रहेगा तो कहाँ रखेंगे, एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इसमें डिस्कशन का कोई बात ही नहीं रह गया। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। First point, if a steric number remains same, if a steric number remains same, आप लोग स्टेरिक नंबर तो समझ पा रहे हैं ना। इफ a steric number remains same, then more the number of lone pair present on central atom, then more the number of lone pair present on central atom, less will be the bond angle, less will be the bond angle,
अब एक मिनट, स्टेरिक नंबर 2, तो अगर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो मोटा मोटी बॉन्ड एंगल कितना होगा? अगर स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो डैम से, और इसका मतलब हाइड्रोजन एसपी का बात कर रहे हैं, और अगर एसपी के अलॉन्ग बॉन्ड बनता है इसका मतलब बॉन्ड एंगल शुड बी 180। तो देखिए स्टेरिक नंबर, सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, राइट, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, और एकदम बिल्कुल करेक्ट टाइम इस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करते हुए आगे निकल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि स्टेरिक नंबर 180 है, और सॉरी स्टेरिक नंबर 2 है, बॉन्ड एंगल 180 है, और इसमें अगर बॉन्ड, इसमें रिपल्सन का बात भी होगा तो स्टेरिक नंबर 2 के लिए बॉन्ड एंगल 180 है, तो इसमें थोड़ा रिपल्सन से कम भी होना होगा, तो कम होकर 120 तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप स्टेरिक नंबर 3 है मतलब sp2, तो बॉन्ड एंगल इन जनरल कितना होता है? तो अगर बॉन्ड इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो मान लेते हैं कि अगर थोड़ा लोन पेयर रिपल्सन हुआ भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 120 से 90 हो जाएगा। रिपल्सन के कारण कितना 3 डिग्री या 4 डिग्री आगे पीछे होगा, राइट। अगर स्टेरिक नंबर 4 है मतलब sp3, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री इन जनरल। अब अगर कम भी होगा तो क्या होगा? कम होकर 90 हो जाएगा। इसका कम होकर होता है इतना लेकिन मैं बोलूँगा नहीं अभी, राइट टाइम नहीं है। या डेमो दे दिया जाए? दे दिया जाए। यह साइक्लोप्रोपेन नाम सुने? ओके, इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए। sp3, राइट। और इस ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कार्बन कार्बन कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, तो अगर ट्रायंगल है और सारा साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होना है, या कुछ ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, होता कितना है? बहुत बड़ा डिविएशन है नहीं। तो नेचुरली कितना रहना चाहता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कोई चीज़ ऐसे 109 डिग्री पर रहना चाहता है और उसको प्रेस करके 60 कर दिए, तो सोचिए कितना स्ट्रेन फील कर रहा होगा। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंगल स्ट्रेन। और ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन इसका सिग्मा बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक, इसका स्ट्रेंथ जस्ट लाइक पाई बॉन्ड जैसा होता है। यही वजह है कि पाई बॉन्ड के जैसा रिएक्शन भी शो करता है। ये रिएक्शन NiH2 का किस में लेते थे? अल्कीन में। पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है, इसमें भी होता है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सर ये तो सिग्मा बॉन्ड था, ऐसा कैसे हो गया एडिशन रिएक्शन? तो सिग्मा बॉन्ड था बट उसका स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड के जैसा हो गया, करेक्ट। इसलिए बहुत सारा एग्जाम, मतलब केमिस्ट्री में ये नहीं बोल सकते हैं मस्ट, इसलिए सबसे बेटर मैं बट खोज के निकाला था इन जनरल। कोई अगर बोले भी कि नहीं आपने गलत पढ़ा दिया, तो मैंने गलत नहीं पढ़ाया, दिखाया था इन जनरल, क्योंकि 10% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहेंगे। चलिए, लेकिन वहाँ पे जो मैंने अभी बताया वो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन का इफेक्ट नहीं था, वो एक कांस्टेंट कंडीशन था, मतलब ट्रायंगल बनने के वजह से। वहाँ पे कोई रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं था। रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम भी होगा, तो आप ऑक्सीजन वाटर में देख लीजिए 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। कहने का सेंस है कि रिपल्सन से अगर डिविएशन होगा भी तो थोड़ा बहुत डिविएशन होगा। इसका अब यहाँ और एक चीज़ देखिए, स्टेरिक नंबर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम ना। इसका मतलब स्टेरिक नंबर और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे प्राइम चीज ये रहेगा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में। मतलब अगर आप पूछेंगे कि सर स्टेरिक नंबर और लोन पेयर रिपल्सन, इन सब को किसको प्रायोरिटी दिया जाए, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर सेम रहेगा तब हम लोग दूसरे पॉइंट का बात करेंगे, बट सबसे पहले क्या देखना है?
स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर ए प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले तो स्टेरिक नंबर कम तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा एंड वाइस वर्सा, राइट। लेकिन अब पहला पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इफ अ स्टेरिक नंबर सेम देन मोर नंबर ऑफ लोन पेयर लेस विल बी बॉन्ड एंगल। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? फर्स्ट। अब किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं ये अभी अब नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग सेंट्रल टर्म का, राइट। लोन पेयर कितना? 0। यहाँ पे लोन पेयर कितना? 1। यहाँ पे लोन पेयर कितना? 2। तो स्टेरिक नंबर कितना? 4, 4 एंड। तो अगर इफ स्टेरिक नंबर आर सेम, तब मैं बोला था कि स्टेरिक नंबर अगर सेम रहेगा तो लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम एंड वाइस वर्सा। इसलिए सबसे पहले लोन पेयर देखेंगे या पहले स्टेरिक नंबर देखेंगे? अपने स्टेरिक नंबर निकाला, सब में स्टेरिक नंबर 4, 4 एंड 4, तो होना चाहिए था क्या? मोटा मोटी 109 डिग्री 28 मिनट। बट ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ऐसे तो इसका डेटा ही हम लोग को याद है। आप देखेंगे इसका कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका कितना था? 107, 104.5 डिग्री। इसका मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH4 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन H2O। अब इसमें कोई रीजन पूछेगा कि लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो सिर्फ इस लाइन को याद नहीं रखना है, लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। कंडीशन है प्रोवाइडेड स्टेरिक नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द रीजन? रीजन कोई अगर पूछ लिया, अगर नहीं पूछा तो चलो, ऐसे तो जनरली ऑर्डर ही निकालने के लिए आता है, बट अगर रीजन पूछा जाएगा तो एक्चुअल में हम लोग अगर अमोनिया का देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर ये था, तो यहाँ पे ये भी तो रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर, और ऊपर से रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो कौन सा रिपल्सन ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ऊपर से कंप्रेस ज़्यादा होगा बट एक्सपेंड कम करेगा। अब रीजन समझ में आ गया? तो रीजन क्या बोलना है? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लीजिए। CO2 BF3 CCl4 फर्स्ट। इसका मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, राइट? बोलिए CO2 में CO2 का स्टेरिक नंबर कितना? डायरेक्ट स्टेरिक नंबर पे आता हूं, 4। CO2 का स्टेरिक नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। हाउ मेनी लोन पेयर ऑन कार्बन? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर लगाइएगा तो वहां से निकालेगा तो 0 आएगा। तो स्टेरिक नंबर इसका है 2। इसका स्टेरिक नंबर ऑब्वियसली 3, BF3।
तो BF3 में विच वन इज द सेंट्रल एटम? बोरॉन। तो बोरॉन पे लोन पेयर कितना सेंट्रल एटम पे? फर्स्ट। जितना देर में सोचिएगा उतना देर में तो निकाल लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 27 वैलेंस इलेक्ट्रॉन BF3 में। 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 24। लोन पेयर के लिए 24 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 0। इसका मतलब है कि इसका स्टेरिक नंबर 3 और इसका स्टेरिक नंबर, लोन पेयर काउंट करते हैं। इसमें लोन पेयर कितना? 0। इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर क्या? 0। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। स्टेरिक नंबर कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसमें मिलेगा? CO2 में। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CO2 ग्रेटर देन BF3 ग्रेटर देन CCl4। देखिए स्टूडेंट, CO2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होता है, ऐसे होता है, ठीक है? क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है? Sp है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? कार्बन का किसका? ये बोलना सही रहेगा कि CO2 का ऑप्शन Sp है या CO2 में कार्बन का ऑप्शन Sp है? बोरॉन का Sp2 और इसका Sp3। इतना आसान तो क्वेश्चन था। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी अगर छोड़ कर आ जाइएगा तब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। SO3 SO2 NH3 H2O, इन चारों के बीच में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालिए। इसका पहले आप में अस्टेरिक नंबर बताइए। 3। इसका अस्टेरिक नंबर बोले तो 3 ही रहना चाहिए। और इसका अस्टेरिक नंबर 4, इसका 4। इसमें लोन पेयर 0 आया होगा। SO3 में लोन पेयर सल्फर पे लोन पे जो निकालते हैं वो कहाँ का लोन पे निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। और इसमें लोन पेयर 1 आना चाहिए। SO2 में लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 1। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें या सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर स्टेरिक नंबर? तो इन दोनों का स्टेरिक नंबर सेम है और इन दोनों का स्टेरिक नंबर सेम है। तो इस ग्रुप का ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल इस ग्रुप से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसको फेवर करेंगे? लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट या स्टेरिक नंबर का? स्टेरिक नंबर का, राइट। लेकिन इन दोनों में किसका ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा? SO3 का। इफ स्टेरिक नंबर सेम तो लोन पे ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम, राइट। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? SO3 ग्रेटर देन SO2। और इन दोनों में किसको फेवर करेंगे? इन दोनों का स्टेरिक नंबर 4 और 4, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, सॉरी लोन पे ज़्यादा। इसका मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिए।
स्टेरिक नंबर का भी कॉन्सेप्ट लगा दिए और लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट लगा दिए, राइट। तो ग्रेटर देन NH3 एंड ग्रेटर देन H2O। तो इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाएगा और क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, तब तो बन जाएगा ना, ठीक है। अब लिखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग बनाइए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, effect of electronegativity should be applied when lone pair on central atom not equal to 0, when lone pair on central atom not equal to 0। अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट। तो देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ध्यान सुनिएगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, सिंपल सा मॉलिक्यूल, तो दो ही बात हो सकता है ना कि उसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करेंगे या सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करेंगे, या तो सेंट्रल एटम का नहीं तो सराउंडिंग का, दो ही का बात कर सकते हैं, राइट। बट उससे पहले यहाँ देखिए दो सिचुएशन लिए हैं। वन ऑफ द सिचुएशन में ये मैंने यहाँ से दो लाइन ड्रॉ किया, राइट, एंगल बनाकर। एक सिचुएशन में लोन पेयर यहाँ पे है और सेकेंड सिचुएशन में लोन पेयर यहाँ पे है। किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन बी बॉन्ड पेयर। किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। नहीं, क्यों ज़्यादा होगा सर? ज़्यादा नज़दीक है, लेमन लैंग्वेज जो है हुआ तो आसान भाषा में सर इसमें कम होगा। तो इसमें अगर ज़्यादा रिपल्सन है तो बॉन्ड एंगल को ज़्यादा एक्सपेंड करेगा या ज़्यादा बॉन्ड एंगल बनाएगा, और इसमें कम रिपल्सन है तो बॉन्ड एंगल उतना एक्सपेंड इस वजह से नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। मतलब इस टाइप का कहीं पर अगर लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने पहला तो एक पॉइंट लिखवाया कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो ऑर्डर देंगे तो उस ऑर्डर में क्या रहेगा? फर्स्ट कंडीशन है लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0। अब केस ए, फर्स्ट केस ए, लिखे इफ सेंट्रल एटम, बढ़िया से लिखिएगा, इफ सेंट्रल एटम कॉमा स्टेरिक नंबर as well as lone pair, as well as lone pair remains same, then ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इफ सेंट्रल एटम, लिख लिए, सेंट्रल एटम कॉमा स्टेरिक नंबर as well as lone pair remains same, then greater the electronegativity of surrounding atom, then greater the electronegativity of surrounding atom, a smaller will be the bond angle, a smaller will be the bond angle, greater the electronegativity of surrounding atom, a smaller will be the bond angle। जो भी मैंने लिखा उसको फिर से पढ़िए, क्या क्या सेम होना चाहिए और क्या डिफरेंट। अंडरलाइन कर दिएगा। स्टेरिक नंबर सेम, तो स्टेरिक नंबर सेम है तो स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके तो हम लोग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकाल नहीं सकते। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्या कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर सेम कर दिए, और क्या सेम है? सेंट्रल टर्म, और क्या सेम है? लोन पेयर। डिफरेंट क्या है? सराउंडिंग एटम, और जिस सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल कम बोल रहे हैं, स्मॉलर विल बी बॉन्ड एंगल।
यहां देखिएगा स्टूडेंट, NH3 NF3, ये बढ़िया एक एग्जांपल हो गया इस कॉन्सेप्ट के लिए। आप लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, 3N3। लोन पेयर, लोन पे जब पूछते तो मॉलिक्यूल का, यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ, किसका पूछ रहा हूँ, सेंट्रल एटम का। लोन पेयर कितना रट गए हैं या निकाल रहे हैं माइंड में? सर रट गए हैं। नाइट्रोजन का 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाया। अब फ्लोरीन तो कभी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, फ्लोरीन का ऑलवेज वैलेंसी 1 होता है, राइट। इसका मतलब लोन पेयर 1, लोन पेयर 1, राइट। और अस्टेरिक नंबर 4 है और 4 है। तो जो शॉर्टकट ट्रिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो पहले बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दीजिए, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा? NH3 का बॉन्ड एंगल। अब लॉजिक समझिए, मुझे जहाँ तक जो समझ में आता है कि दोनों में लोन पेयर तो सेम था, दोनों में लोन पेयर सेम था, लेकिन यहाँ देखिए ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ का बॉन्ड पेयर देखते हैं और यहाँ का बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड पेयर रहेगा वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। अब फ्लोरीन की तरफ अगर ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा तो आपको नहीं लगता है कि सर ये सिचुएशन पे फिट बैठ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर, तो सेंट्रल एटम से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर इस पर रिपल्सन कम होने का चांस हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ का बॉन्ड पेयर और यहाँ का बॉन्ड पेयर में कहाँ का, अमोनिया का बॉन्ड पेयर और NF3 का बॉन्ड पेयर, कहाँ का बॉन्ड पेयर और एट मोर डिस्टेंस फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ का बॉन्ड पेयर ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर लेगा, तो ज़्यादा पुल करेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन NF3 में कम रहेगा, बट NH3 में उससे ज़्यादा रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा बगल में है। तो सर ज़्यादा क्लोज होने से क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लोज होने से इस टाइप का सिचुएशन रहेगा नहीं। और लास्टली सर रट जाएंगे, कोई इतना डेप्थ में पूछेगा तो समझाएंगे, अदरवाइज करना क्या है, एग्जाम पास करना है, मार्क्स लाना है, तो इस ट्रिक को हम लोग रट जाएंगे। क्या क्या सेम, स्टेरिक नंबर, सेंट्रल एटम और लोन पेयर। डिफरेंट क्या, सराउंडिंग एटम, तो जिस सराउंडिंग एटम में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। OH2 OF2 फर्स्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, OH2 OF2, बहुत आसान है। बोलिए स्टेरिक नंबर कितना, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। लोन पेयर कितना, 2N2, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। OH2 मतलब H2O, OH2 का मतलब क्या, H2O लिखा था, जस्ट ऐसे सराउंडिंग एटम को डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, केस बी, if a steric number surrounding atom as well as lone pair remains same, a steric number
lone pair and surrounding atom remain same, then higher the electronegativity of central atom, greater will be bond angle. Then higher the electronegativity of central atom, greater will be bond angle. लिखिए, इफ स्टेरिक नंबर, लैंग्वेज मत बनाइए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, स्टेरिक नंबर क्या क्या सेम होना चाहिए? स्टेरिक नंबर और क्या? लोन पेयर और सराउंडिंग एटम रिमेन्स सेम। डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट सेंट्रल एटम। तो अब मैंने यहां पे क्या बोला? जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। आप में से एनीवन जो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे तो यहां पे ये फील हो रहा है कि सर प्लीज बात मत कीजिए सर, स्टेरिक नंबर सेम रहेगा तो इन जनरल बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए था। सेम स्टेरिक नंबर के लिए सेम बॉन्ड एंगल मोटा मोटी, लाइक स्टेरिक नंबर 4 sp3 तो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, ये है ए भी sp3 ए भी sp3 बट अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, नहीं? और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा तो इसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब एक ट्रिक समझने का तरीका, और इसके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने का चांस हो जाएगा। इससे पहले का जो एग्जाम्पल समझाए थे वही एग्जाम्पल तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेम थीम अप्लाई कर दिया। उसमें था सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो सराउंडिंग एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड पेयर को इस सेंट्रल एटम से दूर करेगा, तो इसके बीच में रिपल्सन क्या रहेगा? कम होगा। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कम कर रहा है या ज़्यादा कर दे रहा है? ज़्यादा कर देगा। सेम थीम था, लास्टली रट जाएंगे। समझ तो लिए ना? बट बहुत सारा चीज़ एग्जाम में क्या होता है कि रट भी लेना चाहिए। अब कितना समझते रहिएगा कि एल्युमिनियम प्लस NaOH रिएक्शन क्यों करता है? एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, राइट? जनरली हम लोग जानते हैं कि मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं हाइड्रोजन गैस आउट होता है। मेटल का कैरेक्टर था कि एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस, बट कुछ सम ऑफ द मेटल है जिसको बेस में अल्कली में भी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस आउट होता है। कौन सा मेटल है? ऑर्गेनिक पे पढ़ाए तो आप लोग को, एम्फोटेरिक मेटल। 4 एम्फोटेरिक मेटल का नाम बताइए। जिंक, एल्युमिनियम, टीन, लेड, और कोई? यस, सिलिकॉन भी उसमें ले सकते हैं। मेटल नहीं है, देखे नहीं कि एक ऐसे बॉर्डर बना रहता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जो बॉर्डर पर रहेगा उसको दोनों का कल्चर थोड़ा बहुत पता रहेगा। मेटलवाइड ऐसे ही शायद रहता है, नहीं? नॉन मेटल और मेटल, तो जो बाउंड्री पर रहेगा उसमें दोनों कैरेक्टर मोटा मोटी रहेगा, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत बार आया है, मिस मत कीजिएगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। H2O, H2S, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम और सेलेनियम के नीचे टेलेनियम, राइट? H2O, H2S, H2AC, H2TE। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम सब सेम ग्रुप का है, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम ही रहेगा। तो इसमें सेंट्रल एटम तो पता ही है, सेंट्रल एटम क्या रहेगा? हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, इसको सेंट्रल एटम मान लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2 2 2 एंड 2।
और लोन पेयर कितना? सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो बचा 4। तो उस 4 को हम लोग ट्रीटेड एज लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4। स्टेरिक नंबर यहां पर रहेगा 4 4 4 एंड 4। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या सेम हो गया? तो सर इसमें तो स्टेरिक नंबर सेम हो गया, लोन पेयर सेम हो गया और सराउंडिंग एटम सेम हो गया। डिफरेंट क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम। और डैम से जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, राइट? इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा? उसके बाद H2S, उसके बाद H2S, और सबसे कम। ये बहुत बार एग्जाम में आया है इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। बहुत बार आया है, इसका मतलब IIT में आ चुका है। एक बात इस कॉमन रखिए। चलिए NH3 PH3 ASH3। नेक्स्ट एग्जांपल NH3 PH3 ASH3। फास्ट बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। नाइट्रोजन के नीचे कौन रहेगा? फास्फोरस। और फास्फोरस के नीचे कौन रहेगा? आर्सेनिक। और आर्सेनिक के नीचे कौन रहेगा? इतना तो पता होना चाहिए। एंटीमोनी। रुकिए कंफर्म करता हूं। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, उसके नीचे बिस्मथ। आप लोग पीरियोडिक टेबल घर पे नहीं लगाए हैं क्या? है, 2 है, जहां पढ़ते हैं वो उसके सामने लगाए हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल रटने वाला चीज़ नहीं है। एक दिन में सोचिएगा कि रट लेंगे, वो पागलपन है। कभी कभी अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो पीरियोडिक टेबल देखिए, पैटर्न देखिए। अरे देखिए, अच्छा ग्रीन कलर क्यों है, इसमें रेड कलर का क्या मतलब है? बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ वो क्या है? साइज का दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, डू इट फास्ट। ये तो पता है ना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ में सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, 5 रहेगा, राइट। और ये भी पता है, एक इफेक्ट पढ़ाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल पे पढ़ाते रहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाम सुने हुए हैं? जैसे 3 में होता है, वैलेंसी 2 भी होता है, 4 भी होता है, 2 and 4। एनीवे तो इन सब का ये चीज सेम है, स्टेरिक नंबर सेम है, सबका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा, 4 आया होगा, लोन पेयर सब में 1 1 1 1 आया होगा, और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 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 है। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, राइट। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन SH3 ग्रेटर देन BiH3। समझ गए? दिस इज द। चलिए स्टूडेंट, तो अभी आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद सीके सर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मोटा मोटी आपका हाइब्रिडाइजेशन ओवर। अच्छा ये कहाँ पे लिख रहे हैं, किस कॉपी में लिख रहे हैं? ये जो आप नोट डाउन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक चल रहा है जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। चलिए कहाँ पे क्या लिख रहे हैं उसे मतलब नहीं है, बट ये केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे ही केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। और इसमें कुछ रूल और मुझे और पढ़ाना है, ड्रैगो रूल। PH3 का हाइब्रिडेशन, PH3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या? PH3 में फास्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन? PH3 में हाइब्रिडेशन होता ही नहीं फास्फोरस का, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक मिनट, नेक्स्ट वीक से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आप जहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखे हैं वहाँ पे बाकी कुछ मत लिखिएगा, वहाँ आइसोमेरिज्म चलेगा। और रिजोनेंस का एक अलग फ्रेश नोटबुक बनाइएगा, रिजोनेंस एंड सो ऑन। और जहाँ पे नॉमेनक्लेचर है वहाँ पे क्या, ये मत घबराइएगा सर कॉपी भरेगा नहीं भरेगा, खाली रह जाएगा भर जाएगा।